बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये चैप्टर नंबर 11 की उर्दू ट्रांसलेशन है जो बहुत ही सलीस उर्दू में दी जा रही है। उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी इस्तेफादा हासिल करेंगे। एंड देन द रॉ विद रल्स्टन, फनी थिंग, चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम। ही वॉज एफिशिएंट, ruthless, ambitious, but not somehow very likable. He had admittedly raised the status of the Brookfield as a school, and for the first time in memory, there was a longish waiting list. Ralston was a live wire, a fine power transmitter, but you had to beware of him. और फिर राल्स्टन के साथ झगड़ा, अजीब चीज़, चिप्स ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया। वो लायक था, बेरहम था, तरक्की पसंद था, मगर बहरहाल ज़्यादा पसंद किए जाने के काबिल ना था। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि बतौर स्कूल के हेड मास्टर ने उसने ब्रोकफील्ड के मर्तबे को बुलंद किया। और यहाँ तक याद पड़ता है, पहली बार स्कूल में दाखिला लेने के लिए इंतज़ार करने वाले तलबा की एक लंबी फहरिस्त थी, और राल्स्टन और इस कतार की तरह था, इस तार की तरह था जिसमें बिजली दौड़ती हो, और एक उम्दा कुव्वत और मुंतकिल करने वाला, मगर आपको इससे ज़रा खबरदार रहना पड़ता था। इतना भी काबिल भरोसा आदमी नहीं था। चिप्स had never bothered to beware of him. He was not attracted by the man, but he served him willingly enough and quite loyalty. Or rather, he served Brookfield. He knew that Ralston did not like him either, but that did not seem to matter. He felt himself sufficiently protected by age and seniority from the fate of other masters whom Ralston had failed to like. चिप्स ने कभी भी इससे शार खबरदार रहने की परवाह न की, और उसको उस आदमी यानी राल्स्टन में कोई कशिश नजर न आती थी, मगर उसने खुशी और मुकम्मल वफादारी से इसकी नौकरी की, बल्कि उसने ब्रोकफील्ड की खिदमत की। उसे मालूम था कि राल्स्टन भी उसे पसंद नहीं करता, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दूसरे उस्ताद जिनको राल्स्टन पसंद नहीं करता था, उन जैसे इंजाम से खुद को अपनी लंबी मुद्दत मुलाजमत की वजह से महफूज समझता था। उम्र और लंबी मुद्दत मुलाजमत की वजह से अपने आप को महफूज समझता था। Then suddenly in 1908, when he had just turned 60, came Ralston's urban ultimatum. Mr. Chipping, have you ever thought you would like to retire? Chips stared about him in that book-lined study, started by the question, wondering why Ralston should have asked it. He said at length, "No, I cannot say that. I have thought much about it yet." फिर अचानक 1908 में जब चिप्स 60 साल का हुआ, तो अचानक राल्स्टन की जानब से महज़ब धमकी आए, मिस्टर चिपिंग, क्या आपने सोचा कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं? चिप्स ने इसको मताला करने की जगह लाइब्रेरी यहाँ किताबें लाइन की जिस शक्ल में रखी थी, इस सवाल पर घूरते हुए देखा, और वह हैरान हो रहा था कि उसने ये सवाल क्यों किया। Well, Mr. Chipping, the suggestion is there for you to consider. The governor would of course agree to your being adequately pensioned. Abruptly, Chips flamed up. But I don't want to retire. I don't need to consider.
आखिरकार उसने कहा, नहीं ओम, मैं कुछ नहीं कह सकता ओम, मैंने उसके मतलब बहुत सोचा ओम, अभी नहीं। अच्छा मिस्टर चिप्स, तजवीज़ गौर के लिए आपके सामने मौजूद है। यकीनन गवर्नर्स आपको मुनासिब पेंशन देने पर मुतफिक हो जाएंगे। चिप्स अचानक भड़क उठा, लेकिन ओम, मैं रिटायर नहीं होना चाहता ओम, मुझे इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पर गौर करने की ना वर्थलेस आई सजेस्ट दैट यू बट ओम आई डोंट सी व्हाई आई शुड इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग टू बी a little difficult. Difficult? Why difficult? And then they sat, Ralston getting cooler and harder, our chips getting warmer and more pineate, till at last Ralston said, since you force me to use plain words, Mr. Chipping, you shall have them. For some time past, you haven't been pulling your weight here. Your methods of teaching are slack and old-fashioned. Your personal habits are slovenly, and you ignore my instruction in a way which, in a younger man, I should regard as rank insubordination. It would not do, Mr. Chipping, and you must ascribe it to my forbearance that I have put up with it. उसके बावजूद मैं मशवरा दूंगा कि आप इस पर गौर करें, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता क्योंकि मैं इस पर गौर करूं, इस तरह तो मामला ज़रा मुश्किल हो जाएंगे। राष्ट्र मुश्किल? क्योंकि मुश्किल। और फिर वो झगड़ने लगे और राल्स्टन सख्त और क्रख्त होता गया और चिप्स ज़्यादा गुस्से में जज्बाती होता गया। फिर आखिरकार राल्स्टन ने सर्दमोहरी से कहा, आप मुझे साफ अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो फिर ये लो, पिछले कुछ अरसे से तुम यहाँ अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे। तुम्हारे बुढ़ापे का तरीका सुस्त और पुराना है और पढ़ाने का तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है और आपकी ज़ाती अदात बेढंगी हैं। आप इस तरह मेरी हदायत को नज़रअंदाज करते हैं कि अगर वो अंदाज किसी नौजवान का होता तो मैं उसे हुक्म अदूली समझता। ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर चिपिंग, और आप इसे मेरा मुखलस तहम्मुल समझें कि मैंने इतना अरसा बर्दाश्त किया आपको। But Chips began in sheer bewilderment, and then he took up isolated word out of the extraordinary indictment, and slovenly, you said, yes, look at the gown you are wearing. I happen to know that gown of yours is a subject of continual amusement throughout the school. लेकिन चिप्स मुकम्मल बौखलाहट में बोलना शुरू किया और फिर उसने इस गैर मामूली इल्ज़ाम के अल्फाज को अलग अलग चुना। बेढंगा, आपने कहा, और इस पर चुगा की तरफ, उसके गाउन की तरफ देखें जो आपने पहना हुआ है। मुझे ये मालूम हुआ है कि आपका ये गाउन पूरे स्कूल में महजूज होने के लिए एक मौजू बना हुआ है। बच्चे इस गाउन को देखकर महजूज होते हैं। चिप्स knew it too, but it had never seemed to him a very regrettable matter. He went on, and you also said, something about insubordination. No, I did not. I said that in a younger man I should have regarded it as that. In your case, it is probably a mixture of slackness and obstinacy. This question of Latin pronunciation, for instance, I think I told you years ago that I wanted the new style used throughout the school. The other masters obeyed me. You preferred to stick to your old methods, and the result is simple chaos and inefficiency. चिप्स को भी ये पता था, मगर उसे ये बात कभी भी ज़्यादा काबिल अफसोस न लगी थी।
चिप्स ने बात जारी रखते हुए कहा। चिप्स को भी ये पता था, मगर उसे ये बात कभी भी ज़्यादा काबिल अफसोस न लगी थी। चिप्स ने बात जारी रखते हुए कहा, और आपने हुक्म अदूली ओम के बारे में कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि अगर कोई जवान होता तो मैं ऐसा समझता और इसे कमदूली समझता। यहाँ तक कि आपका मामला है तो ये ज़िद और सुस्ती की आमेज़श है। मिसाल के तौर पर लातीनी तलफ़ुज़ का मसला लीजिए। मैंने आपको सालों पहले ये बताया था कि मैं पूरे स्कूल में नया तरीका चाहता हूँ और दूसरे उस्तादा ने मेरा हुक्म मान लिया। आपने पुराने तरीके के साथ जुड़े रहने को तरजीह दी और नतीजा सिर्फ बदनज़मी और बुरी हालत की शक्ल में निकला। At last Chip said something tangible that he could tackle, or that he answered scornfully. Well, I admit that I don't agree with the new pronunciation. I never did. A lot of nonsense, in my opinion, making boys say Kekiro at the school when for the rest of their life they will say Sekiro. If they ever say it at all, and instead of the witticism, God bless my soul, you would make them say we kiss him. And he chuckled momentarily, forgetting that he was in a Ralston study and not in his own friendly room. और बिलाखिर चिप्स के हाथ कोई ठोस चीज़ आई जिससे वो निपट सकता था, और वो इसने हकारत से जवाब दिया, अच्छा मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मैं नए तलफ़ुज़ के साथ इत्फाक नहीं करता। मैंने कभी इत्फाक नहीं किया, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा बेईमानी और स्कूल में लड़कों से जो कैकरू कहलवाना, जबकि बाकी ज़िंदगी में वो सैकरू कहा करें। और अगर कभी उन्होंने ये लफ्ज़ बोला तो और विसिज़म और की बजाय और खुदा रहम करे आप उसे ये कहलवाएंगे कि वो किस मैम, और वो अंदर ही अंदर रहता, और ये भूलते हुए कि वो रालस्टन की मुतालिया वाले जगह में है था, ना कि अपने दोस्ताना माहौल वाले कमरे में था। Well, there you are, Mr. Chipping. That is just an example. What I complain of, you hold one opinion, I hold another, and since you decline to give way, there cannot very well be any alternative. I am to make Brookfield a thoroughly up-to-date school. I am science man myself, but for all that I have no objection to the classics, provided that they are taught efficiently, because they are dead languages and no reason why they should be dealt with in a dead educational technique. I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 2 years ago. अच्छा, ये बात है मिस्टर चिपिंग, ये तो ये इसकी एक मसाल है जिसकी मैं शिकायत करता हूँ, और आपकी राय कुछ और है और मेरी कुछ और, क्योंकि आप मेरी बात मानने से इनकार करते हैं और इसलिए आप कोई और रास्ता नहीं हो सकता। मेरा मकसद ब्रोकफील्ड को मुकम्मल तौर पर एक जदीद स्कूल बनाना है। मैं खुद एक साइंस का आदमी हूँ। मुझे क्लासिक, कदीम यूनानी और लातीनी अलूम पर कोई इतराज़ नहीं, बशर्त ये कि उन्हें मौसर तौर पर पढ़ाया जाए। ये कोई जवाज़ नहीं कि वो लातीनी या यूनानी मुर्दा ज़बानें हैं और इसलिए उन्हें मुर्दा तरीके से ही पढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि आपके लातीनी और यूनानी ज़बान के सबक आज भी वैसे हैं जैसे वो उस वक़्त थे जब 10 साल पहले मैंने यहाँ काम शुरू किया था। Chips answered slowly and with pride. For that matter, they are the same as when your predecessor, Mr. Meldrum, came here, and that was 38 years ago. We began here, Mr. Meldrum and I, in 1870, and it was Mr. Meldrum's predecessor, Mr. Weatherby, who first approved my syllabus. You will take the scarrow for the fourth, he said to me. Scarrow, not Kikero.
Very interesting, Mr. Chipping, but once again it proves my point. You live too much in the past and not enough in the present and future. Times are changing, whether you realize it or not. Modern parents are beginning to demand something more for their 3 years school fees than a few scraps of the languages that nobody speaks beside your boys don't learn even what they are supposed to learn. None of them last year got through the lower certificate. Lower certificate. चिप्स ने आस्था और फख्र से जवाब दिया, अगर ये मामला है हम तो वो सबक वैसे ही हैं जैसे आपसे पहले वाले हेडमास्टर मिस्टर मेल्डोम पहले यहाँ पर आए थे और ओम और 38 साल पहले हमने यहाँ काम शुरू किया। मिस्टर मेल्डोम ने और मैंने और 1870 में और मिस्टर मेल्डोम ने से पहले मिस्टर वैदरबाई थे जिन्होंने मेरा पहला सिलेबस यहाँ मंजूर किया। आप चौथी क्लास में सीक्रो पढ़ाएंगे और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भी इसे जो है स्रोही कहा था क्योंकि केकरो नहीं। बहुत दिलचस्प मिस्टर चिपिंग, मगर एक बार याद रखना ये बात मेरे नुक्ता नज़र को साबित करती है। आप बहुत पुराने माजी में रहते हैं और हाल और मुस्तकबिल में नहीं रहते। वक्त बदल रहा है और चाहिए कि आप इसे महसूस करें या ना करें। जदीद दौर के वालिदैन अपने 3 साल की मुकम्मल फ़ीस के बदले में ऐसी ज़बानों के चंद टुकड़े जिनको कोई नहीं जानता और जो है से ज़्यादा मांगते हैं, और इसके अलावा आपके तलबा कुछ भी नहीं सीख पाते जिनकी उनसे तवक्को की जाती है, और इनसे किसी ने भी पिछले साल लोअर सर्टिफिकेट पास नहीं किया। And suddenly in a torrent thoughts to pressing to be put into the words, Chipping made answer to himself. These examinations, certificate and so on, what did they matter? And all this efficiency and up to dateness, what did the matter? Either Ralston was trying to run Brookfield like a factory for turning out a snob culture based on money and machines. The old gentlemanly traditions of family and broad acres were changing, as doubtless they were bound to put, instead of the widening them to form a genuine inclusive democracy of the Duke and Dustman, Ralston was narrowing them upon the single। और अचानक ख्यालात के धारे में जो बहुत ही पुरजोर था और उसे अल्फाज नहीं डाला जा सकता था, और चिप्स ने दिल ही में जवाब दिया, इम्तहान सर्टिफिकेट सब कुछ, इनकी क्या अहमियत है? ये सब नज़म ज़ब्त और जदीद अपन क्या अहमियत थी? और राल्स्टन ब्रोकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चलाने की कोशिश कर रहा था, ऐसी फैक्ट्री जो दौलत और मशीनों पर मबनी एक खुद पसंद सकाफत को जन्म दे और वसी रकबे पर फैली पुरानी ख़ानदानी शरीफाना रवायत बदल रही थी। इन रवायात को वसअत देकर नौजवानों और खाक रूपों की जामिया जमहूरियत तश्कील देने की बजाय राल्स्टन इनको बड़े बैंक अकाउंट की तरह एक नुक्ता पर महदूद कर रहा था, और इससे पहले कभी ब्रोकफील्ड में इतने ज़्यादा अमीरों के बच्चे और यहाँ पर दाखिल नहीं हुए थे। काबे issue of the fat bank account, there never had been so many rich men's son at Brookfield. The speech day garden party was like a Scott. Ralston met these wealthy fellows in the London clubs and persuaded them that Brookfield was the coming school, and since they could not buy their way into Eton or Harrow, they greedily swallowed the bait. All fellows come of them, though others were decent enough. Our financiers, companies, promotes pill manufacturer. One of them gave his son £5 a week pocket money. वल्गार। और आए थे और तकरीरी मुकाबले के दिन और गार्डन पार्टी एस्कोट की तरह भी एस्कोट
घोड़दौड़ी के एक पुरहजूम मेले का नाम है। और राल्स्टन इन अमीर लोगों से लंदन के कलीसों में मिला और इनको इस बात पर कायल कर लिया कि ब्रोकफील्ड तरक्की की राह पर गामजन स्कूल है, क्योंकि वो अपने बच्चों की एटन या हैरो में दाखला दिलवाने की इस्तात न रखते थे, और लिहाजा वो लालच करते हुए और इस झांसे में आ गए। और इनमें से कुछ नापसंदीदा थे, अगर कुछ लोग काफ़ी महजब थे और माली इमदाद देने वाले, कंपनियों को तरक्की देने वाले और दवाई गोलियां बनाने वाले, और उनमें से एक शख्स अपने बेटे को हर हफ्ते 5 पाउंड जेब खर्च दिया करता था। गवार खुद नमा और मौजूदा वक़्त की तमाम गली सड़ी पुख्तगी और तनासब का एहसास न था, और बाकी तमाम चीज़ों से बढ़कर ये तनासब का एहसास था जो ostentation, all the hectic, rotten ripeness of the age, no sense of proportion, and it was a sense of proportion above all things that Brookfield ought to teach, not so much Latin or Greek or chemistry or mechanics, and you could not expect to lose that sense of proportion by setting papers and granting certificates. All this falsehood through his mind in an instant of the protest and indignation, but he did not say a word of it. He merely gathered his tattered gown together and with the walked a few paces away. He had had enough of the argument. At the door he turned and said, I don't intend to resign, and you can do what you like about it. What you like about it. इतना ज़ोर लगाकर लातीनी, यूनानी या केमिस्ट्री और मकानियात को सिखाने की ज़रूरत न थी, और पर्चे तैयार करने और सर्टिफिकेट देने से तनासब के एहसास को मापने की तवक्को नहीं कर सकते। एहतजाज और गुस्से की एक ही घड़ी में यह सब इसके दिमाग में से तेज़ी से गुजरा, मगर उसने एक लफ्ज़ भी ना बोला। उसने अपने फटे हुए चोगे को संभाला, ओम ओम करता हुआ चंद कदम दूर चला गया। काफ़ी बहस हो चुकी थी और दरवाजे पर वो मुड़ा और कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने का इरादा नहीं रखता। आप जो करना चाहते हैं कर ले, मैं नहीं दूंगा इस्तीफ़ा। Looking back upon that scene in the calm perspective of the quarter of the century, Chips could find it in his heart to feel a little sorry for Ralston, particularly when, as it happened, Ralston had been such a complete ignorance of the forces he was dealing with. So for that matter, had Chips himself neither had correctly estimated the toughness of the Brookfield tradition and its readiness to defend itself and its defenders, for it had so changed that a small boy waiting to see Ralston that morning had been listening outside the door during the whole of the interview. He had been thrilled by it and naturally and had told his friends. Some of these in a surprisingly short time had told their parents, so that very soon it was common knowledge that Ralston ID insulted Chips has demanded. The amazing result was a spontaneous outburst of sympathy and partisanship such as Chips
in his wildest dreams had never envisaged. He found rather to his astonishment that Ralston was thoroughly unpopular. He was feared and respected, but not liked. And in this issue of Chips, the dislike case rose to a point where it conquered fear and demolished even respect. There was a talk of having some kind of public riot in the school if Ralston succeeded in banishing Chips. The masters, many of them young men, who agreed that the Chips was hopelessly old-fashioned, rallied round him nevertheless because they hated Ralston's slave driving and saw in the old veteran a likely champion. And one day the chairman of the governors, Sir John Reber, visited Brookfield or ignored Ralston and went direct to Chips. A fine fellow, Reber Chips would say, telling the story to Mrs. Wicket for और इसका हैरान कौन नतीजा कि चिप्स की हमायत और हमदर्दी में दूसरों का बेसाख्ता बोल उठना था। जैसे चिप ने अपनी परेशान तरीन और ख्वाबों में कभी भी शामिल न किया था, और वह देखकर हैरान हो गया कि राल्स्टन मुकम्मल तौर पर गैर मकबूल है और दूसरे इससे डरते थे और इसका एहतराम करते थे मगर उसे पसंद न करते थे। और चिप से इस तकरार में दूसरों की नफ़रत इतनी बढ़ गई कि वो इनके खौफ पर गालब आ गई और इनकी तज़ीम भी ख़त्म हो गई। वहाँ पर ये बात हो रही थी कि अगर राल्स्टन चिप्स को निकाल बाहर करने में कामयाब हो गया तो स्कूल में हंगामा करवा दिया जाए। और मास्टर, जिनमें से बहुत से जवान थे, ये मानते थे कि चिप्स इस हद तक पुरानी वजह का शख्स है कि वह बदल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो चिप्स के गिर्द इकट्ठे हो गए थे क्योंकि वो राल्स्टन के ज़ालमाना रवैये से नफ़रत करते थे और इनसे बूढ़े तजर्बाकार शख्स को अपना मुमकिन हमायती बनते देखा। और एक दिन चेयरमैन सर जॉन ब्रोकफील्ड स्कूल में आया और राल्स्टन को नज़रअंदाज करते हुए चिप्स के पास पहुंचा। और क्या खूबसूरत शख्स है। चिप्स मिसेस विकेट को बारहा ये सुनाते हुए कहता था, ओ क्लास में बड़ा ज़हीन लड़का था, मुझे याद है वो कभी भी जो है वर्ब के इस्तेमाल पर अबूर हासिल न कर सका। और अब मैंने अखबारात में पढ़ा है कि उन्होंने मरूसी अमीर बना है और अमीर तरीन शख्स है वो। Sir John had said on that morning in 1908, taking Chips by the arm as they walked around the deserted cricket pitches. Chips, old boy, I hear you have been having the deuce of a row with Ralston. Sorry to hear about it for your sake, but I want you to know that governors are with you too. A man we don't like, the fellow a great deal, very clever and all that, but a bit too clever. If you ask me, claim to have doubled the school's endowment funds by some moneying on the stock exchange. H. dare say he has, but a chap like that wants watching. So if he starts chucking his weight about with you, tell him very politely he can go to the devil. The governors don't want you to resign.
Brookfield would not be the same without you. And they know it. We all know it. You can stay here till you are 100 if you feel like it. Indeed, it is our hope that you will. It is our hope that you will. सर जॉन 1908 की एक सुबह को चिप्स को बाजू से पकड़ते हुए कहा, जब वो एक वीराने में फिर रहे थे, यहाँ पर क्रिकेट की विकेटें लगी हुई थी और चिप्स, बूढ़े लड़के, मैंने सुना है कि आप का रालस्टन से कोई खौफनाक झगड़ा हुआ है तुम्हारी खातर, और इसे सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नर आपके साथ है। हम उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो बहुत चालाक, कुछ ज़्यादा ही चालाक है। अगर आप ये मेरी राय लें तो ये दावा करता है कि उसने स्कूल का फंड को स्टॉक एक्सचेंज में की चालाकी से दोगुना कर दिया है। वो ये कहने की जुर्रत करता है, लेकिन इस किस्म के शख्स की देखभाल की ज़रूरत है। पास अगर वो आपसे पे दबाव डाले की कोशिश करे तो उसे आराम से कहें कि वो दफ़ा हो जाए। गवर्नर आपका इस्तीफ़ा नहीं चाहते। आपके बगैर ब्रोकफील्ड स्कूल वैसा नहीं रहेगा जैसे आप है, और वो जैसे आप है वो इसे समझते हैं। हम सब चाहते हैं कि आप यहाँ 100 साल रहें। अगर आप चाहें तो वाकई ये हमारी ख्वाहिश है कि आप ऐसा करें। और ये कहते हुए वो जज्बाती हो गया, और बाद में अक्सर जब भी वो इसे जो सुनाता तो ऐसा ही होता था। जब वो ये किस्सा सुनाता था तो अक्सर ऐसा हो जाता था। एंड एट दैट बोथ then and even when the recounted it afterward, Chips broke down. It is end of. Please subscribe my channel.